एक मेरे जहन में ये भी सवाल आता है कि माएँ हमेशा जब भी आती हैं वो कहती हैं मेरे बच्चे को कोई ताकत का सिरप लिख दें, कोई ताकत की दवाई लिख दें। तो बच्चे को कौन सी उम्र से ताकत की दवाई देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? ओके, अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना इसमें, ये ताकत की जितनी भी दवाइयाँ होती हैं ना, ये सपोर्ट का काम करती हैं। ये उस खुराक को या माँ के दूध को रिप्लेस कभी भी नहीं कर सकती। ठीक हो गया। जिन बच्चों को माएँ अपनी खुराक ठीक रखें और पहले 6 माह अपनी सिर्फ फीडिंग कराएं, उसके बाद प्रॉपर वीनिंग शुरू कर दें और 1 साल की उम्र तक बच्चों को हर चीज़ सिखा दें ताकि वो टेबल पे जो खाना होता है सारा खाएं, ऐसे बच्चों में किसी चीज़ की अल्लाह के फजल से कमी नहीं होती। ठीक। और ऐसे बच्चों को जनरली मल्टीविटामिन्स और इस तरह की चीज़ें मिलनी चाहिए होती हैं। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है, पहले तो ये है कि माँ अपना दूध नहीं पिलाती एक्सक्लूसिव 6 मंथ्स तक और उसको कंटिन्यू भी नहीं करती, उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। दूसरी बात ये होती है कि जब विनिंग का टाइम आता है तो प्रॉपर विनिंग नहीं होती और बच्चे जो है खाना पीने चीज़ें शुरू नहीं करते। 1 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने सारी चीज़ें नहीं टेस्ट की होती। नतीजा ये होता है कि ये बच्चे जंक फूड के ऊपर लग जाते हैं, सलांटियाँ, पिज़्ज़ा, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, टॉफ़ियाँ, इस तरह की मिसाल के तौर पे। और सेलेक्टिव होती है, मतलब के तौर पर कुछ बच्चे आलू खाते रहेंगे सिर्फ, कुछ सिर्फ चावल लेते रहेंगे। ऐसे बच्चों में हमने अक्सर देखा है कि खून की भी कमी होती है और बाकी विटामिन्स की भी कमी होती है, माल नरिश्ड भी बहुत होते हैं। इनकी ग्रोथ भी नहीं होती, हाइट भी कम रह जाती है, वज़न भी प्रॉपर नहीं बढ़ रहा होता। और अगर वज़न बढ़ भी रहा होता है तो वो जंक की वजह से होता है, एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, लेकिन हाइट उनकी स्टंटेड होती है। तो ऐसे बच्चों की ग्रोथ के लिए हम फिर सपोर्ट के लिए आयरन के सिरप्स भी देते हैं, मल्टीविटामिन्स भी देते हैं। लेकिन ये याद रहे कि जब कभी कोई डॉक्टर आपको लिख के दे तो ये सिर्फ सपोर्ट है, आपने बच्चे की डाइट बेहतर करनी है। और डाइट बेहतर करने का जो सादा सा फार्मूला मैं आपको बता दूं, वो फार्मूला ये है कि आपने बच्चे को वो दूसरी चीज़ें नहीं देनी। जब भूख लगेगी, बेशक 2, 4, 6, 8, 10 घंटे भूखा रहे, अल्टीमेटली वो लेगा। वैरायटी ऑफ थिंग्स उसके सामने रख दें, मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हों टेबल पे, जो उसने खानी है, अंडा भी हो, जो है कीमा भी हो, फल भी हो, सब्जी भी हो, पराठा भी हो, जो मर्जी हो, सारा कुछ वो दें। और एक ख़ास बात और ये कि माएँ दूध के ऊपर जोर रखती हैं, बहुत ज़्यादा दूध पिलाया जाता है बच्चों को। 1 साल के बाद आम तौर पे 2 गिलास से ज़्यादा दूध की बच्चों को रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो वो जब सारा दिन बच्चा दूध ही पीता रहेगा तो वो क्या चीज़ें लेगा। तो इसलिए मल्टीविटामिन ज़रूर ले लें जिसको ज़रूरत होती है, लेकिन फोकस अपनी डाइट पे रखें और उनके टेस्ट डेवलप करें। ठीक हो गया सर। सर, हम देख रहे हैं आजकल खसरा और चिकन पॉक्स, यानी मीजल्स और चिकन पॉक्स में अगर एक आम बंदा फ़र्क समझे तो कैसे समझे? ये दोनों बेसिकली वायरल बीमारियाँ हैं और मीजल्स जो है वो तो आजकल एपिडेमिक हुआ है। चिकन का पॉक्स के भी बहुत से ज़्यादा हम केसेस देख रहे हैं। देखें, एक तो ये है कि मीजल्स और चिकन पॉक्स का जो मोटा सा फ़र्क मैं आपको एक बता दूं, रैश होता है दोनों में। रैश से मुराद ये है कि जिल्द के ऊपर दाग धब्बे पड़ते हैं। जो मीजल्स होता है उसका रैश जो होता है वो रेड सा होता है, सारे जिस्म पे होता है, फेस से स्टार्ट होता है और नीचे की तरफ जाता है और इसी तरह क्लियर भी होना शुरू होता है। तो उसको जब आप टच करते हैं तो खुरदरा आपको लगता ज़रूर है, लेकिन वो सारा आपको रेड एक जैसा लग रहा होता है। जो चिकन पॉक्स है बेसिकली उसमें क्रॉप्स होती हैं बॉयल्स की। क्रॉप से मुराद ये है कि पहले वो खुश्क होता है, फिर उसमें पानी आता है, फिर वो बड़ा होता है, किसी के ऊपर वो स्कैब आना जिसको क्रीन कहते हैं वो आ रहा होता है। तो ये मुख्तलिफ एक ही वक्त में सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो अगर मुख्तलिफ तरह के दाने हों सारी बॉडी के ऊपर एक ही वक्त में तो दिस इज़ चिकन पॉक्स। और अगर एक ही तरह का यूनिवर्सल रेड हो रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, तो दिस इज़ मीजल्स। जनरली तो यही इसका है। इसके अलावा अगर ना समझ लग रही हो तो किसी को दिखा लें, वो गाइड कर देगा। ठीक हो। इसमें सर ये भी कहा जाता है अगर वो कहते हैं पीप वाले दाने हो तो खसरा बन रहा है। नहीं, पीप वाले इसके चिकन पॉक्स में आते हैं, खसरे के अंदर नहीं होते ये वो पित्तनुमा दाने होंगे। वो पित्तनुमा दाने होते हैं आपके। ठीक हो। अच्छा सर, COPD और अज़मा, अगर हम इस दोनों में फ़र्क देखें कि दमा या चेस्ट की जो इन्फेक्शन होती है तो इसको किस तरह हम लोगों को बताएं? अच्छा, एज़मा बेसिकली जो होता है ना, ये आप ये समझें कि शुरू में ये होता है क्रोनिक COPD। जो एज़मा हाइपर एक्टिव एयरवे डिजीज़ है, लंग्स की एलर्जी है, आपके फेफड़े जो हैं उसमें एल्वियोलाई सिकुड़ जाते हैं, ठीक, उसमें सेक्रेशंस बन जाते हैं और सांस लेने में तकलीफ़ होती है। और इसको जब आप नेबुलाइज वगैरह करते हैं या इनहेलर लेते हैं या एंटी एलर्जीज लेते हैं तो उससे बेहतर हो जाता है। COPD बेसिकली जो होती है वो क्रोनिक एट द एंड स्टेज होती है किसी भी डिजीज़ की। क्रोनिक किसी को लंग डिजीज़ थी
और वो अल्टीमेटली ऐसी स्टेज पे पहुंच जाती है कि जहां पे उसको कंटिन्यूसली मेडिकेशन भी चाहिए होती है और स्पेशल ट्रीटमेंट भी चाहिए होती है। तो ये जनरली एज़मा, और बच्चों के अंदर आमतौर पे एज़मा ही होता है। न्यू बॉर्न के अंदर COPD हो सकती है, जब शुरू के अंदर उन्हें लंग का प्रॉब्लम हो, इनको वेंटिलेशन के ऊपर जाना पड़े, इस तरह के प्रॉब्लम हो, तो ख़ास किस्म की लंग की स्ट्रक्चर हो जाता है जो कि रिकवर नहीं होता, उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाती है। एज़मा रिवर्ट करता रहता है आपका और ख़राब और बेहतर होता रहता है। ठीक हो गया। अच्छा सर, बच्चों में सोकड़ा होने की क्या वजूहत होती है? अच्छा, ये सोकड़ा भी जो है ना बेसिकली मेल न्यूट्रिशन है। मेल न्यूट्रिशन की दो टाइप होती हैं, एक सोकड़े की तरफ जाती है, एक में बच्चे एडिमेटस होते हैं, उनमें पानी भरा होता है सर। ठीक है, मेरास्मस और क्वाशरकोर इसको कहते हैं। तो वो जो सोकड़ा ना बेसिकली प्रॉपर बच्चों को कैलोरी नहीं मिल रही, प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन है। जितनी बच्चे को रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की नहीं मिल रही, या तो वो दूध पानी मिला हुआ पी रहा है, दूध भी खालस नहीं पी रहा, और उसके अलावा उसको कोई चीज़ मिल भी नहीं रही है। तो वो इस बच्चे को फिर बैलेंस डाइट जब तक नहीं होगी, उसमें फैट्स भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, आपको मिनरल्स भी चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। वो जब सारी चीज़ें नहीं मिलती तो बच्चे सोकड़े की तरफ चले जाते हैं। और उसका हल फिर यही है कि आहिस्ता आहिस्ता आप उनको ऐड करना शुरू करते हैं, उनकी कैचअप होती है, उनकी ग्रोथ को देखते हैं, कैलोरीज को देखते हैं, और फिर हॉस्पिटलाइज्ड कुछ अर्सा के लिए ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, उसके बाद फिर वो कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक होगा। अच्छा सर, कुछ बच्चे हमने देखा है कि वो दूध पीते हैं और वही दूध बाहर निकाल देते हैं, यानी कच्चा दूध बाहर फेंकते हैं। तो जो पुरानी हमारी दादियाँ, नानियाँ, माइयाँ थी, वो कहती थी कि ये अच्छी अलामत है कि ये कच्चा दूध बाहर फेंकता। तो बीइंग अ कंसल्टेंट आप क्या समझते हैं? देखें, मेरे ख्याल में तो ये जो है ना, दूध कभी कभार तो चले बच्चा स्पिट कर ही देता है, लेकिन जनरली नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? करना इसलिए नहीं चाहिए कि देखें, आप इसका ये मतलब ये है सिंपल वर्ड्स के अंदर कि आप सम हो वन वे और दी अदर ओवर फीड हो रहे हैं। आपको रिक्वायरमेंट नहीं थी, आपको मिल गया। असूली तौर पे जब जितना आप दूध पीते हैं वो नीचे की तरफ जाना चाहिए, आपके स्टमक में हजम होके नीचे। अगर स्टमक से ऊपर आ रहा है तो इसके अंदर पे यहाँ पे इकट्ठा हुआ था और आपने ऊपर से दे दिया। तो ऐसे बच्चों को कोशिश करें कि या तो गैप कर लें, अगर आप पहले 2 घंटे का गैप कर रहे थे 3 का कर लें, 3 का कर रहे थे तो 4 का कर लें, या क्वांटिटी कम कर लें उनकी, कि आप अगर 6 औंस दे रहे थे तो 5 औंस कर लें। तो ये स्पिटिंग बच्चों को निकालना नहीं चाहिए। हल्की फुल्की कभी कभार होगी तो दैट इज नॉट वरीसम, लेकिन जनरली बच्चों को निकालना नहीं चाहिए। ठीक हो गया। सर, बच्चों में भी हम देख रहे हैं हर्पीज जोस्टर या इस तरह की कई बीमारियां स्किन से रेलिवेंट आ जाती हैं। अगर ऐसी कोई बीमारी आए तो माएँ जो है वो उसका क्या ट्रीटमेंट करें? अच्छा, ये जो जितनी भी वायरल बीमारियां ना, जैसे अभी आजकल एपिडेमिक भी है, मीजल्स भी है, सारी चीज़ें हैं, इन सारों के अंदर ट्रीटमेंट एज सच जनरली कोई नहीं होती। बड़ा स्पेसिफिक होता है कि एंटीवायरल हम किसी बीमारी के अंदर दें बच्चों को खास में, लेकिन आम तौर पे जो मैनेजमेंट का तरीका है वो होम मेड रेमेडीज़ हैं। और वो क्या है, एक तो ये कि अपनी हाइड्रेशन बच्चे की अच्छी रखनी है। अगर बच्चे को बुखार है तो एंटीबायोटिक का एल्पोल दे दें आप उसको, यानी सिम्टोमेटिक ट्रीट करें उसको। और सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रेशन है वो रखें, हैंड हाइजीन रखें। आप ये सूप्स दे सकते हैं बच्चों को, आप हनी वाटर दे सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें आप जो है ना बच्चों को आप दें, तो वो जो है ना, और रेस्ट करते हैं। वायरल डिजीज़ आम तौर पे 5-6 दिन में सेटल हो जाती हैं। तो अगर आप हौसला करें, बच्चे को लेके चलें, ये मोटे मोटे काम करें और उसको आइसोलेट कर लें, थोड़ा सा फेस मास्क यूज़ कर लें, एक दूसरे को स्प्रेड ना कर सकें, तो ऐसी सूरतों के अंदर बच्चे 5 से 7 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। हाँ, अगर किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही हो कोई, तो फिर आपको ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए।